हेलो बच्चों, आज करने वाले हैं सीयूटी होम साइंस का यूनिट 3। अगर आपने अभी तक सीयूटी होम साइंस की यूनिट 1 यूनिट 2 नहीं देखी है तो वो वीडियोस जाके जरूर देख लो। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उन दोनों वीडियोस में भी मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे जो आपको सीयूटी होम साइंस के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। प्लस अगर आप वो वीडियोस कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एनटीए आपसे पूछता है। ठीक है, आज मैं यूनिट 3 करवाने वाली हूँ। आई हैव क्लिक्ड ऑन यूनिट 3 बच्चों, और यूनिट 3 के आज 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। यूनिट 3 का जो आपका चैप्टर है वो किस बारे में है? ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज। इसमें मैंने अलग अलग सेक्शन से जो आपके अंदर के चैप्टर्स की यूनिट है यूनिट 3 के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं, एनसीईआरटी के अंदर से भी, प्लस पीवाईक्यूज उठाए हैं। तो मेक श्योर कि आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैम की बात को भी समझो और आंसर को प्रॉपर्ली लर्न करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट मी जस्ट ओपन already answers for you because it will become very difficult for you later on. What age group is primarily targeted by early childhood care and education? कौन सा एज ग्रुप बच्चों टारगेट किया जाता है ECCE इन इंडिया में? तो जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है कि बच्चों को केयर देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, ये जो एज ग्रुप है वो 0 से 8 है। मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करते हैं क्योंकि 3 to 12 करके आते हैं, बट ये फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स है, क्योंकि इसने क्या बोला है? चाइल्डहुड केयर। चाइल्डहुड केयर मतलब डे केयर, तो वो 0 to 8 ईयर्स होता है। ठीक है, याद करने का तरीका भी बता रही हूँ मैं साथ साथ। विच एजुकेटर pioneered the concept of children's house emphasizing self-directed activity and hands-on learning? कौन सा ऐसा एजुकेटर है जिसने ये बोला कि चिल्ड्रंस हाउस के ऊपर काम करा गया है जहां पे बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, उन्हें खुद से एक्टिविटीज करवा के नॉलेज दी जाएगी? तो कौन था ऐसा? मैरिया मॉन्ट। ये आपकी बुक का भी है, वैसे मैं बता दूं, बुक में आपका जो येलो बॉक्स है ये उसमें से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मैरिया मॉन्टेसोरी। मॉन्टेसोरी इज द वुमेन हु वर्क ऑन दोज एरिया ऑफ चिल्ड्रन हाउस। तो ये तो आप डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन बात कर रहे हैं, व्हाट डज ईगोसेंटरिज्म मीन्स इन प्री स्कूल? प्री स्कूल में ईगोसेंटरिज्म का मतलब क्या होता है? बीइंग सेल्फिश एंड एरोगेंट। क्या हम बहुत ज्यादा सेल्फिश हैं? नहीं। ईगोसेंटरिज्म का मतलब है इनएबिलिटी टू व्यू अ सिचुएशन फ्रॉम अनदर्स पर्सन पर्सपेक्टिव। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? ईगो को रिलेट करते हैं सेल्फिश से, एरोगेंट से। ऑफकोर्स हैविंग अ हाई आईक्यू तो होगा नहीं, प्रेफरिंग टू प्ले अलोन ऑलवेज ये भी नहीं होता। तो ईगो सेंटरिज्म का मतलब है आप सामने वाली की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो। तो दैट इज समथिंग दैट इज इनएबिलिटी टू व्यू अ सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICDS, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर? ICDS का मतलब क्या होता है बच्चों? जो कि बहुत बड़ा चाइल्डहुड केयर का प्रोग्राम है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, जो आपका NTA का एग्जाम है, फुल फॉर्म के क्वेश्चंस आपको पक्का दिखेंगे। आई एम बेटिंग यू। फुल फॉर्म पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। ये क्वेश्चंस इस टाइप के बहुत ज्यादा आते हैं, फुल फॉर्म टाइप। तो मेक श्योर कि सबकी आपकी जो फुल फॉर्म है उसमें आप क्लियर हो। ठीक है, आप एक पेज बना सकते हो जिसपे आप सारी फुल फॉर्म लिखो, सो दैट यू रिमेंबर दैट। ICDS के बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ओके, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेट्स टू अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम रॉन्ग? बेसिकली ये कह रहे हैं कौन सा ऐसा डोमेन है, ऐसी कौन सी स्टडीज है जो फोकस करती है कि बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग हो कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है। दैट अंडरस्टैंडिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग इज बेसिकली मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, नहीं होती है। फिजिकल डेवलपमेंट तो आपका फिजिकल होती है, मोटर डेवलपमेंट नहीं। तो इट्स अ मॉरल डेवलपमेंट वेयर इन आपको ये सिखाया जाता है दिस इज करेक्ट फॉर यू एंड दिस इज नॉट करेक्ट फॉर यू, राइट? क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग किस चीज के एग्जाम्पल है? फाइन मोटर स्किल्स, मतलब बहुत ज्यादा आपकी फाइन है स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, या सेंसरी स्किल्स। सेंसरी मतलब होता है जो आपके सेंस पे काम करती है, या रिफ्लेक्सेस। ऐसी चीजें जो आपकी फिजिकल बॉडी पे काम कर रही है, दोस स्किल्स आर कॉल्ड एज ग्रॉस मोटर स्किल्स। इनको क्या बोलते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। बटनिंग अ शर्ट, एक शर्ट को बटन करना, और पिकिंग अप अ स्मॉल बीड रिक्वायर द यूज ऑफ। अगर जैसे बटनिंग करनी है हमें, ठीक है, या फिर मैंने बोला कि हमें एक बीड को पिक करना है, एक छोटे से बीड को उठाना है, तो वो कौन सी स्किल्स में आता है? फाइन मोटर स्किल्स। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, इसमें
ऐसी स्किल्स यूज हो रही हैं, आप अपना दिमाग लगा रहे हो कि इसको कैसे बटन करना है, अपना दिमाग लगा रहे हो कि वो कहाँ से मुझे अपने बीट को पिक करना है. सो दोज एक्टिविटीज कम अंडर दी फाइन मोटर स्किल्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं. एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है. मैं बता दूं जो एनटीए का आपका एग्जाम होता है, एनटीए लव्स फुल फॉर्म एंड ऑल्सो एसर्शन रीजन. एसर्शन रीजन का तो फॉर श्योर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. चलो. एसर्शन ए पार्ट कह रहा है प्ले इज कंसिडर्ड द वर्क ऑफ चाइल्डहुड. प्ले का मतलब क्या है, इसको बोला जा रहा है कि वर्क ऑफ चाइल्डहुड है. ठीक है. मतलब आप एक काम कर रहे हो बचपन में, उसको प्ले का हमने कैटेगरी दिया है. रीजन, थ्रू प्ले चिल्ड्रन लर्न अबाउट देमसेल्फ, अदर्स एंड देयर इन्वायरमेंट. क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो अपने बारे में जानते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं एंड इन्वायरमेंट के बारे में. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है. छोटे बच्चे के लिए तो काम का मतलब प्ले ही होता है. रीजन का मतलब क्या कह रहे हैं, थ्रू प्ले चिल्ड्रन लर्न अबाउट देमसेल्फ, खुद के बारे में जानते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं. तो आंसर इज ए. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बच्चों. चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ECCE. ठीक है. इनमें से कौन सा एक गाइडिंग प्रिंसिपल है ECCE का. तो रोट मेमोराइजेशन. रोट मेमोराइजेशन का मतलब होता है रट्टाफिकेशन. तो क्या जो हमारी एजुकेशन है, चाइल्डहुड केयर है, वो इस पे फोकस करते हैं, रोट मेमोराइजेशन पे नहीं, रट्टाफिकेशन पे तो कभी भी नहीं करते. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, कि एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए और पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इस पे भी नहीं. की फोकस इस पे होता है कि लर्निंग इज थ्रू प्ले एंड आर्ट. किसी भी, देखो मैं भी क्या करती हूँ, कोशिश तो यही करती हूँ, जब आप लोगों का अभी तो सिर पे एग्जाम है, बट कोई भी टीचर यही कोशिश करता है कि हम कैसे खेलते खेलते नई नई चीजें सिखा सकते हैं. दैट इज लर्निंग थ्रू प्ले एंड क्रिएटिविटी. राइट. डी पॉइंट क्या है, स्टैंडर्डाइज रिटन टेस्टिंग. रिटन टेस्टिंग पे तो आजकल फोकस ही नहीं है. एंड नाउ डेज ऑल्सो जो एजुकेशन सेक्टर इज मूविंग टूवर्ड्स मोर कॉम्पिटेंसी एंड लर्निंग, जो कि प्रैक्टिकल वे से पॉसिबल हो. क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चों. अ क्रैशे इज अ फैसिलिटी प्राइमरीली डिजाइन फॉर. अगर आपको नहीं पता तो जैसे डे केयर होता है, इसी तरीके से क्रैशे होता है, जो कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, इन्फेंट, उनके लिए बना होता है. खासकर ऐसे पेरेंट्स जो कि वर्किंग पेरेंट्स होते हैं. वर्किंग पेरेंट्स जब जॉब करते हैं तो वो अपने बच्चे को उतना टाइम दे नहीं पाते. उनकी टेक केयर के लिए वो स्कूल्स में भी नहीं भेज सकते क्योंकि स्कूल बहुत हायर क्लास होता है. प्ले स्कूल में भी नहीं भेज सकते क्योंकि वो बच्चा और भी छोटा है. इन्फेंट क्या होता है, बहुत ही छोटा बच्चा, मतलब 0 से 3 ईयर्स तक का. तो उसको कहाँ भेजा जाता है, क्रैशे में. तो क्रैशे क्या होता है, डे केयर ऑफ इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट. जैसे जो यंग बच्चे होते हैं वर्किंग पेरेंट्स के, वो क्रैशे में काम करते हैं. ठीक है. बेसिकली जो यंग बच्चे होते हैं वो क्रैशे में रखे जाते हैं, उनको वहां पे प्रॉपर लर्निंग वगैरह एजुकेशन दी जाती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 पे करते हैं बच्चों. मैचिंग का क्वेश्चन है. जीन पियागेट एंड आपका लेव वाइगॉट्स्काय, ये आपको मैचिंग करना है. ये दो बंदे हैं, इन्होंने क्या काम करा है, किसी एक ने कॉग्निटिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे काम करा है. राइट. कॉग्निटिव स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है जहाँ पे बच्चे के एजुकेशन वाला सेक्टर उसकी स्किल्स के ऊपर, कि उसको प्रैक्टिकली उसकी डेवलपमेंट हो, पर्सनैलिटी के ऊपर काम करा है. और दूसरा सोशियो कल्चर लर्निंग. व्हाट इज डू मीन बाय सोशियो कल्चर लर्निंग, अपनी सोशियोलॉजी के बारे में, अपने कल्चर के बारे में जानना. तो जो जीन है, जीन ने काम करा है आपका कॉग्निटिव स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, जहाँ पे बच्चे की कॉग्निटिव जैसे लाइफ स्किल्स होती हैं. राइट. ठीक है. उन सब पे फोकस किया जाता है, उसकी खुद की लर्निंग पे, खुद की डेवलपमेंट पे, मॉरल वैल्यूज पे, वो सारा कॉग्निटिव स्टेज पे आता है जो जीन पिगाइट ने किया. सेकंड जो आपका ऑप्शन होगा लेव ने किस पे काम करा है, लेव हैज वर्क ऑन सोशियो कल्चर लर्निंग. उन्होंने सोशियो कल्चर लर्निंग पे काम किया बच्चों. ठीक है. आई होप अगर आपसे अब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आप खुद से क्वेश्चन कर पा रहे हो तो दैट्स वेरी ग्रेट फॉर यू. मैं तो चाहती हूँ कि आप खुद से क्वेश्चन करो. ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एक तो होम साइंस का इतना कुछ है नहीं कि आप मॉक टेस्ट वगैरह कर सको, बट ये मैंने खुद क्वेश्चन वगैरह डेवलप करे हैं एनसीईआरटी की बुक से एंड PYQ से, जिससे आपको एक आइडिया लग सकेगा. ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस मुझसे हो पा रहे हैं, कितने मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और जो नहीं है वो तो मैम समझा ही रही है आपको. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द फिजिकल एंड इमोशनल एंड सोशल नीड ऑफ अ चाइल्ड आर बेस्ट मेट व्हेन दे आर व्यूड एज. कब एक फिजिकल नीड, इमोशनल नीड और सोशल नीड बच्चे की देखी जाती है, कब देखी जाती है, सेपरेट कंपोनेंट्स हैं ये सब, क्या ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, हॉलिस्टिक, क्या ये सब इंटरकनेक्टेड है, या फिर ये अनइम्पॉर्टेंट अंटिल द एज ऑफ 6, क्या ये अनइम्पॉर्टेंट है कि फिजिकल इमोशनल नीड को इग्नोर मार दो बच्चे की, नहीं. द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, क्या ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं. अगर एक छोटा बच्चा है उसकी फिजिकल हेल्थ के बारे में ध्यान रखना, इमोशनल चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, सोशल नीड्स बच्चों की समझना, ये किस पार्ट में आता है बच्चे, हॉलिस्टिक. कहते हैं ना अ चाइल्ड शुड हैव हॉलिस्टिक डेवलपमेंट. तो हॉलिस्टिक का मतलब यही होता है कि उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी हो, इमोशनल मतलब माइंड से रिलेटेड, उसके सेंस से रिलेटेड उसके में डेवलपमेंट हो, और सोशल नीड्स उसको समझ में आए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं. अकॉर्डिंग टू NCF
अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन शुड फोकस ऑन, जब हम बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन देते हैं तो वो किस बारे में फोकस करता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में? कभी भी नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो तब होते ही नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, खाली इंग्लिश पे भी फोकस नहीं करते। मैथमेटिक्स के ऊपर करते हैं? नहीं। ऑल राउंड डेवलपमेंट, कहते हैं ना अ चाइल्ड शुड बी ऑल राउंडर, वो करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए। दैट चाइल्ड इज अ वेरी ग्रेट चाइल्ड, अ चाइल्ड विच इज ऑल राउंड डेवलपमेंट, ठीक है, उसकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी के बारे में बात करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन आंगनबाड़ी वर्कर अंडर दी आईसीडीएस? आईसीडीएस में प्राइमरी रोल क्या होता है आंगनबाड़ी वर्कर का? आंगनबाड़ी अगर आपको मैं बता दूं, मैंने पहले भी समझाया था, अगर आप लोगों ने मेरी एनसीईआरटी की डिटेल्ड वीडियो जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू बोर्ड एग्जाम के लिए जो वीडियो बनवाई थी वो भी देख के जाना होम साइंस के एग्जाम में। क्यों बोल रही हूँ वो देखने के लिए? वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप वो देखोगे तो आपको एक तो बेस स्ट्रांग हो जाएगा, उसमें मैंने ढंग से बताया था आईसीडीएस में आंगनबाड़ी क्या होता है, अदर गवर्नमेंट स्कीम्स क्या होती हैं, तो आपको आइडिया लगेगा। आंगनबाड़ी क्या काम करता है बेसिकली? ये क्या करता है? टीचिंग हाई स्कूल सब्जेक्ट्स। क्या ये हाई स्कूल सब्जेक्ट्स पढ़ाता है? नहीं। प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन। आंगनबाड़ी होता है छोटे बच्चों के लिए जहाँ पे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूट्रिशन दिया जाता है, वैक्सीनेशन दी जाती है सरकार की तरफ से कि अगर किसी को पोलियो है या कोई और बीमारी है, इम्यूनाइजेशन का मतलब यही है उसकी इम्यूनिटी चेक करी जाती है, और प्री स्कूल तक की उसे एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। एनफोर्सिंग लोकल लॉज, कोई लोकल लॉ नहीं लगता। एग्रीकल्चर सब्सिडीज वो आंगनबाड़ी का लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इट्स अ एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर जो कि ये एजुकेशन प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, एसर्शन एंड रीजन। मैंने बोला ना एसर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देखो देखने को मिल भी रहे हैं। द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ चाइल्ड लाइफ आर क्रूशियल। 1000 डेज का मतलब क्या होता है? 3 साल, है ना? कहीं तो जो 1000 दिन की बात कर रहे हैं, 3 साल की बात हो रही है, क्योंकि पहले साल मतलब 1 ईयर हैज 365 डेज, है ना? तो पहले के 3 साल वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है घुमा के, ये बात तो बिल्कुल सही है। 1000 डेज मीन्स 3 ईयर्स, 3 ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड, तो ए इज करेक्ट। पहले देखा करो कि असर्शन और रीजन दोनों सही है या नहीं है, फिर देखो कि क्या ये रीजन सही दे रहा है असर्शन को या नहीं दे रहा है। रीजन क्या है? मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो बोथ आर करेक्ट, राइट, बोथ आर ट्रू। और रीजन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन डेवलप होता है वो बच्चों 0 to 3 ईयर्स, 3 साल में उनका ब्रेन डेवलप होता है, उनका माइंड डेवलप होता है, तो ये साल बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, ठीक है। अब सेक्शन बी जो है बच्चों वो मैं किसमें से दे रही हूँ? स्पेशल एजुकेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज। आपकी जैसे यूनिट के अंदर जो आपकी एनसीईआरटी की यूनिट होती है उसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं ना, मैंने भी अलग अलग चैप्टर से ही क्वेश्चन उठाए हैं। अब मैं यूनिट बी में से करवा रही हूँ स्पेशल एजुकेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज से। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, स्पेशल एजुकेशन इज डिफाइंड एज। जो स्पेशल एजुकेशन होती है वो क्या होती है? कहते हैं ना ये तो स्पेशल चाइल्ड है, वो हम क्यों कहते हैं स्पेशल? बेसिकली वी से स्पेशल बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटीज, राइट, कि उस बच्चे को एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट द पर्सन इज प्रोवाइडेड विद द स्पेशल एजुकेशन। मे बी द माइंड इज नॉट सो डेवलप, मे बी ही इज अ वेरी ऑटिस्टिक चाइल्ड, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ये कह रहा है स्पेशल एजुकेशन का मतलब क्या होता है? एजुकेशन फॉर हाईली गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। नहीं, एजुकेशन इन एलीट प्राइवेट स्कूल की जो महंगे स्कूल्स में पढ़ते हैं वो स्पेशल एजुकेशन होती है, या स्पेशल एजुकेशन होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? तो ऑप्शन बी होगा, बिकॉज स्पेशल एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू द स्पेशल चिल्ड्रंस बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ अ डिसेबिलिटीज, दैट्स वाई दे नीड अ एजुकेशन इन विच, जहाँ पे उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है जिससे वो इजीली समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, विच टर्म रेफर्स टू एनी लॉस और एबनॉर्मेलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। ये कह रहा है एक क्या ऐसी टर्म है जो कि रेफर करी जाती है लॉस, जहाँ पे भी लॉस की बात करी जा रही है, जिसमें साइकोलॉजिकल लॉस भी हो सकता है, फिजिकल लॉस भी हो सकता है, एनाटॉमिकल लॉस भी हो सकता है, या फिर किसी का फंक्शनल लॉस हो गया। तो क्या ये हैंडीकैप कैटेगरी होती है? नहीं। क्या ये डिसेबिलिटी है? अगर खाली फिजिकल होता तो ये डिसेबिलिटी कहलाती। क्या ये सिंड्रोम है? सिंड्रोम भी नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट एक बड़ा वर्ड है जहाँ पे हर टाइप का लॉस उसके अंदर आता है, चाहे वो फिजिकल लॉस हो, साइकोलॉजिकल लॉस हो, या आपका एनाटॉमिकल लॉस हो, कोई भी लॉस हो, वो एक वर्ड है इम्पेयरमेंट, उसके अंदर आता है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे इसमें डिसेबिलिटी करके आते हैं, बट इसका आंसर इंपेयरमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 करवा रही हूं मैं, अ डिसएडवांटेज फॉर अ गिवन इंडिविजुअल दैट लिमिट्स और प्रिवेंट द फुलफिलमेंट ऑफ अ नॉर्मल रोल इज कॉल्ड एज। बेसिकली एक ऐसी डिसएडवांटेज है गिवन इंडिविजुअल, एक बंदे के पास, दैट लिमिट, जो उसको लिमिट करती है ऑफ बीइंग अ नॉर्मल पर्सन। कहते हैं ना ये नॉर्मल नहीं है, इसके पास ये प्रॉब्लम है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द हैंडीकैप। इम्पेयरमेंट तो बहुत सारे लॉसेज होते हैं, डिजीज तो बीमारी होती है वो क्योर करी जा सकती है, ट्रेट पर्सनैलिटी होता है, तो हैंडीकैप क्या है? हैंडीकैप एक ऐसा डिसएडवांटेज
डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो उसे रोकता है कि वो नॉर्मल बंदे से अलग है. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द हैंडीकैप. क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन. व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन. जैसे मैंने स्पेशल एजुकेशन के बारे में आपको बताया, ऐसी इंक्लूसिव एजुकेशन भी होती है. इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? टीचिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी इन आइसोलेटेड स्पेशल स्कूल. ये तो स्पेशल एजुकेशन है, तो ये तो नहीं होती. एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज. एक्सक्लूड करना मतलब जिस बंदे को डिसेबिलिटी है उसको निकालना, क्या वो होता है? नहीं. इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन रेगुलर क्लासरूम अलॉन्ग साइड देयर पीयर्स. बेसिकली मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव, इंक्लूड से वर्ड बना है इंक्लूसिव, मतलब बंदों को आपस में इंक्लूड करना. तो एक ऐसी क्लास जहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपके स्पेशल स्टूडेंट्स भी ऐड ऑन हो रहे हैं. मतलब हम एक ऐसी क्लास की बात कर रहे हैं जहाँ पे स्पेशल स्टूडेंट्स की क्लास अलग नहीं लग रही, वहीं पे उनकी क्लास भी होगी. सो दैट इज कॉल्ड एज योर इंक्लूसिव एजुकेशन. आई होप इट्स क्लियर. टीचिंग ओनली गिफ्टेड स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं. व्हाट डज आईईपी स्टैंड्स फॉर इन स्पेशल एजुकेशन. स्पेशल एजुकेशन में आईईपी का मतलब क्या होता है? आईईपी मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, जहां पे इंडिविजुअल बंदे पे स्पेशल फोकस किया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड स्पेशल एजुकेशन, सॉरी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम. ठीक है. The Rehabilitation Council of India RCI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. RCI जो होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिहैबिलिटाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे रिहैबिलिटाइजेशन का अगर मैं मतलब करूँ तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे रहते थे तो अब सरकार ने दूसरी जगह हमें दूसरा हैबिटेशन प्रोवाइड कर दिया, राइट. तो क्या ये बिल्डिंग रेगुलर स्कूल्स? नहीं. RCE का काम होता है रेगुलेटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रजिस्टरिंग प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन. मतलब क्या होता है? अगर किसी ने स्पेशल एजुकेशन लिया है, फॉर एग्जांपल साइन लैंग्वेज की स्टडी करी है, या फिर किसी ने स्पेशल एजुकेशन से स्टडी करी है, किसी को डिसेबिलिटी है, या फिर वो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन है, ठीक है, मेंटली वो इतना ज़्यादा मतलब उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, कोई भी ऐसी उससे डिसेबिलिटी है, तो वो जो स्पेशल एजुकेशन वालों को क्या करा जाता है? स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं. ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब है कि वो लोग सोसाइटी में अगर वो जॉब करने आए तो वो कैसे काम करेंगे, तो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको रजिस्टर किया जाता है प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन, और उन्हें स्पेशलिटी उनको क्या करा जा रहा है? अगर हम कह रहे हैं कि स्पेशल बच्चों को स्पेशल एजुकेशन दी जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि स्पेशल बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है तो वो आगे कहीं ना कहीं काम करेंगे, जॉब करेंगे, कुछ तो करेंगे आगे जाके, तो तभी करेंगे जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली जाएगी. और ये कौन ट्रेनिंग करवाता है स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों को? RCE, रिहैबिलिटाइजेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं. अ चाइल्ड who has severe difficulty in reading, spelling and recognizing words most likely has. क्या बीमारी हो सकती है अगर एक बच्चे को रीडिंग नहीं हो पाती है, स्पेलिंग नहीं आ पाती है, या फिर उसे रिकॉग्नाइज, कहते हैं ना वर्ड्स पढ़ने नहीं आ पा रहे, तो उसे क्या बीमारी है? ऑटिज्म. ऑटिज्म मैंने पहले भी बताया. ऑटिस्टिक चिल्ड्रन क्या होता है? जो उनको बहुत ज़्यादा सोशली बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते, थोड़ा सा स्केयर्ड से रहते हैं, राइट. मेंटली उनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता, वो सारे ऑटिस्टिक में आते हैं, राइट. डायलेक्सिया बोलते हैं. डायलेक्सिया क्या होता है? ये उन बच्चों को होती है बीमारी जो उनसे पढ़ाई नहीं हो पाती, रीडिंग स्पेलिंग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते वर्ड्स को. ठीक है, याद कर लेना ये आप. विच सिस्टम यूजेज रेज डॉट्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग. ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पे रेज डॉट पता क्या होता है? डॉट्स लगा के साइन लैंग्वेज में उनको लिखवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉट्स. तो ये क्या सिस्टम है? अगर आपको रेज डॉट का मैं बताती हूँ, उठे हुए डॉट्स होते हैं कुछ, उसके ऊपर जब हाथ फेरते हैं ना तो उनको वर्ड पता चलता है. अच्छा ये बी लिखा है, ए लिखा है. जो उनकी बुक्स होती है ना स्पेशल स्टूडेंट्स की, अगर आपको पता नहीं होगा तो जैसे उनकी कोई बुक है तो बुक के अंदर अगर कोई वर्ड लिखा है प्रेरणा, तो वो सब डॉट से लिखा है, तो वो टच करके पढ़ेंगे. अच्छा PRE, तो उनके जो सेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो वो सेंस से फील करके पढ़ते हैं. सो दैट टाइप ऑफ एजुकेशन, दैट बेसिकली जहाँ पे रेज्ड डॉट मतलब उठे हुए डॉट से रीडिंग और राइटिंग करी जाती है बाय इंडिविजुअल हु आर विजुअली इम्पेयरमेंट्स, इस लैंग्वेज को बोला जाता है ब्रेल. ठीक है, ब्रेल इज अ लैंग्वेज जो कि ये एजुकेशन प्रोवाइड करती है. क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं अब हम. मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन मीन्स. मेन स्ट्रीमिंग की बात क्या करी जा रही है? मेन स्ट्रीमिंग इन एजुकेशन क्या मतलब होता है मेन स्ट्रीमिंग का? प्लेसिंग अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स इन अ रेगुलर क्लास. जहाँ पे एक बच्चे को बहुत स्पेशल नीड है, उसको एक रेगुलर क्लास में बिठाया फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. चेंजिंग द एंटायर स्कूल करिकुलम. मेन स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है कि पूरा स्कूल का करिकुलम चेंज कर दो. ऐसे तो कोई भी स्कूल अपना करिकुलम चेंज नहीं करता, सारे अपने CBSE बोर्ड या अलग अलग बोर्ड को फॉलो करते हैं. सेंडिंग द चाइल्ड टू अ बोर्डिंग स्कूल. क्या वो उसको आप बोर्डिंग स्कूल में भेज दोगे? रिमूविंग द चाइल्ड फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम. क्या उसको एजुकेशन से हटा दोगे?
Placing a child with a special needs in a regular class is called as mainstreaming for specific subjects. क्या होता है, कुछ बच्चे ना मैथ्स में जैसे बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों की बात कर रही हूँ, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, उनको कभी कभार रेगुलर बच्चों के साथ भी क्लासेस में रखा जाता है, जिससे उनको भी वही पढ़ाई करी जाती है अगर वो बहुत अच्छे होते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उनको इसको बेसिकली बोला जाता है मेन स्ट्रीमिंग. ठीक है, मेन स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है, कोई अगर एक बच्चा है जिसको डिसेबिलिटी है और वो बहुत अच्छा है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसे रेगुलर क्लास में बिठाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मेन स्ट्रीमिंग. क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं. अगेन एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है. एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है. एसर्शन क्या कह रहा है, अ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट इज एसेंशियल इन स्कूल. एक स्कूल के अंदर बैरियर फ्री मतलब बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बच्चा अपने आप को फ्री, मतलब कोई बैरियर नहीं है, वो अपने आप को ग्रो कर पा रहा है. क्या ये बात सही है? यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कूल. रीजन, इट अलाउज चिल्ड्रन विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज टू नेविगेट द स्कूल इंडिपेंडेंटली. करेक्ट. अगर कोई भी बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होगा, यहाँ पे देखो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट दो चीज़ों की बात करी गई है. एक तो ये वाले बैरियर की बात करी है कि एक होता है ना इमोशनल बैरियर, कि कोई भी टीचर्स कोई भी किसी चीज़ का दबाव नहीं डाल रही हैं, एज सच बच्चा अपने आप को ग्रो कर रहा है. दूसरा बैरियर होता है फिजिकल बैरियर, जहाँ पे वो किसी चीज़ से टकराए ना. तो ये क्या कह रहा है, अ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट इज एसेंशियल इन स्कूल. चाहे वो वैसा वाला फिजिकल बैरियर हो, चाहे वो मेंटली बैरियर हो, दोनों ही पॉइंट करेक्ट होंगे. एसर्शन इज करेक्ट. रीजन क्या कह रहा है, इट अलाउज चिल्ड्रन फॉर फिजिकल डिसेबिलिटीज टू नेविगेट द स्कूल इंडिपेंडेंटली. अगर कोई बैरियर नहीं होगा, कोई ऐसी क्रॉसिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो फिजिकली उसको प्रॉब्लम है, या फिर मैं बोलूँ स्पेशल स्टूडेंट है, फिजिकल डिसेबिलिटी का स्टूडेंट है, तो वो ईजिली जा सकता है ना, उसको कोई बैरियर है ही नहीं, तो उसको इंडिविजुअली वो खुद से इंडिपेंडेंटली स्कूल में जा सकता है. तो दोनों ही सही है, ए भी सही है और आर भी सही है आपका. एंड आर द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं. व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये बताओ. कंप्लीट ब्लाइंडनेस. अगर किसी को ऑटिज्म है तो वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता. तो क्या मतलब होता है, चैलेंजेस विद सोशल स्किल्स. मैंने पहले भी बताया ऑटिज्म के ऊपर क्वेश्चंस आता है, आपको पता होना चाहिए ऑटिस्टिक चाइल्ड क्या होता है, ऑटिज्म क्या होता है. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज का मतलब यहाँ पे ये है, डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि वहाँ पे क्या है, उसको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं सोशल स्किल्स के साथ. कहते हैं ना कुछ बच्चे अपनी मम्मा से चिपके होते हैं, बिल्कुल ही सोसाइटी में नहीं होते, सोसाइटी में घुलना नहीं चाहते, और वो बहुत बड़े होने के बाद भी नहीं सोसाइटी में घुलते. नॉट छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा भी. तो ये क्या है, सोशल स्किल्स में उसमें कमी है. रिपीटेटिव बिहेवियर, बहुत ही उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ही ऑकवर्ड है, और वो प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, अपनी बात को प्रॉपर्ली रख नहीं पा रहा. दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ASD. क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं. मैचिंग का है विजुअल इम्पेयरमेंट एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, साइन लैंग्वेज एंड ब्रेल. विजुअली इम्पेयरमेंट जो होता है बेसिकली, जहाँ पे विजुअली किसी को दिखाई नहीं देता, तो वो कौन सी लैंग्वेज चूज करेगा, ब्रेल, है ना. विजुअली का मतलब क्या है कि उसको दिखता नहीं है, अगर उसको दिख रहा होता तो वो पढ़ लेता ना कि ये बी ऐसे लिखा है. आर यू गेटिंग इट. विजुअली इंपेयरमेंट क्या है कि आईज जो है उसकी वो खराब है, वो विजुअली नहीं देख पाता, इसलिए उनके लिए लैंग्वेज क्या होती है, ब्रेल, जिससे वो प्रॉपर्ली फील कर सके. राइट. हियरिंग इंपेयरमेंट, सुनने में दिक्कत आ रही है तभी तो साइन लैंग्वेज है, तभी तो वो क्या करते हैं, सुनने में दिक्कत आ रही होती है तभी वो साइन लैंग्वेज. अगर वो सुन सकते हैं प्रॉपर्ली तो साइन लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं पड़ती. एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज करेक्टराइज्ड बाय. अगर एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो क्या डिसेबिलिटी होती है और उसको कैसे करेक्टराइज किया जाता है, बिलो एवरेज इंटेलिजेंस एंड लिमिटेशन इन डेली लिविंग लाइफ. फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे बचपन में किसी की चोट लग गई दिमाग पे, तो उसका दिमाग इतना ज़्यादा तेज नहीं चल रहा, जो उसकी इंटेलिजेंस है वो बिलो एवरेज है. बिलो एवरेज मतलब जो एक मिनिमम इंटेलिजेंस चाहिए उससे कम है. बिकॉज ऑफ दैट उसको अपनी लाइफ में क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, लिमिटेशन हो रही है इन डेली स्किल्स, जो वो रोज के काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल सामान लेने गया, सामान नहीं उसको समझ में आया कैसे लेना है, या पैसे वहीं भूला है, तो डेली लाइफ में उसको प्रॉब्लम आ रही है और जो उसकी इंटेलिजेंस है वो कम है. दैट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कि इसमें दिमाग कम है. जैसे कहते हैं ना, इसमें मतलब ऑन अ सीरियस बेसिस, यहाँ पे मजाक उड़ाने वाला नहीं. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब ये है कि अभी तो इसमें इसका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है, या ये माइंड से इतना ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है. राइट. क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एड एंड अप्लायंसेस सपोर्ट सर्विस. एड एंड अप्लायंसेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपको हेल्प वगैरह प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि फिजिकल हेल्प हो गया. एड का तो मतलब वही होता है, और अप्लायंसेस मतलब अलग अलग आपको इंस्ट्रूमेंट्स. तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग फ्री फूड तो नहीं आता है एड एंड अप्लायंसेस में. प्रोवाइडिंग फ्री इंटरनेट भी नहीं आता. प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक्स, ये भी नहीं. एड का मतलब ही होता है फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग व्हील चेयर देना. हियरिंग एड, ऐसे लोग जिनको सुनाई नहीं देता तो उनकी हियरिंग मशीन होती है जिसको हियरिंग एड बोलते हैं. राइट. या फिर क्रचेस हो सकते हैं. राइट.
क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, सेंसाइटेशन ऑफ रेगुलर स्कूल टीचर्स टूवर्ड्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हेल्प इन। क्योंकि सेंसाइटेशन का मतलब क्या होता है, जो स्पेशल स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उनके अदर सेंसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो उन पे टीचर्स काम करते हैं, ठीक है। ऑफ रेगुलर स्कूल टीचर्स टूवर्ड्स चिल्ड्रन मतलब सेग्रीगेटिंग देम बेटर, वो उनको सेग्रीगेट करते हैं नहीं। रेगुलर स्कूल के टीचर्स कैसे हेल्प करते हैं स्पेशल नीड्स के बच्चों की, फॉस्टरिंग एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड अ सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। जो नॉर्मल स्कूल के टीचर हैं वो क्या चाहेंगे कि अगर स्पेशल नीड का बच्चा है तो वो क्या हो, उनके पास वो प्रॉपर उन्हें एम्पैथी देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सेग्रेट कर रहे हैं, ये स्पेशल बच्चे अलग हैं और हम अलग। रेगुलर स्कूल के टीचर्स का तो काम ही है कि वो उनका मोराल बूस्ट करें, उन्हें और अच्छी तरीके से चीज़ें समझाएं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाएं और उन्हें सपोर्ट करें अपने लर्निंग एनवायरनमेंट में। सो आई थिंक आप लोगों को मजा आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के बनते जा रहे हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं कोई एक बच्चा था, आई थिंक संजना नाम था या क्या, कमेंट करके वी नीड मोर वीडियोस, वी नीड मोर वीडियोस। 29 मई को मेरा एग्जाम है। येस आई गॉट टू नो, बिकॉज आप लोगों का ना अभी बहुत ज़्यादा मेरी यूनिट 1 और यूनिट 2 वाली वीडियोज़ पे आप लोग बहुत ज़्यादा कॉमेंट कर रहे हो कि मैम प्लीज़ 4, 5, 6 का बना दो। आई विल डेफिनेटली शेयर यू, मैं बना दूंगी वीडियो। एंड इफ़ यू वॉन्ट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, क्योंकि ये वेबसाइट मैंने डेवलप करी है, बट मैं आई डोंट यू नो, इफ़ यू वॉन्ट I can share with you. You guys can directly solve the questions on this website and I am going to upload more. अभी तक 150 questions मैं डाल चुकी हूँ उसमें। यूनिट 1 के 50, यूनिट 2 के 50, यूनिट 3 के 50, 4, 5, 6 भी यहाँ पे अभी अपडेट आपको दिख नहीं रहा है, बट मैंने कर चुकी हूँ। अब यूनिट 3 के बाद मैं आज यूनिट 4 की भी वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगी, सो दैट यू गाइज कैन सॉल्व मोर क्वेश्चन। ओके, मेक श्योर डू सब्सक्राइब माई चैनल की जैसी वीडियो है तो आप सॉल्व कर सको, वेट ना करना पड़े आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, द PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, प्राइमरली इंश्योर्स, क्या ध्यान रखता है, अगर किसी बंदे को डिसेबिलिटीज हैं तो क्या ध्यान रखेगा, टैक्स एक्सेप्शन फॉर कॉर्पोरेशन, टैक्स के बारे में तो ध्यान नहीं रखेगा, फ्री ट्रैवल फॉर एवरीवन, ट्रैवल के बारे में नहीं, मैंडेटरी गवर्नमेंट जॉब्स ऑलरेडी होती हैं, इनके पास ऑलरेडी रिजर्वेशन होता है डिसेबिलिटी वालों को कि उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑलरेडी इनको सपोर्ट है। अब हम बात कर रहे हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन्हें, प्रोटेक्शन फॉर राइट्स, इन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगी एंड फुल पार्टिसिपेशन, और प्रॉपर क्या मिलेगा, पार्टिसिपेशन, कि लोग प्रॉपरली पार्टिसिपेट करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं, अ स्पेशल एजुकेटर्स रोल इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, अगर एक स्पेशल एजुकेटर है मतलब एक स्पेशल स्टूडेंट्स को पढ़ाने का टीचर है, वो क्या बातों को ध्यान में रखता है, ठीक है, मतलब वो क्या चीज़ों को इंक्लूड करता है, एक्सेप्ट किन बातों को ध्यान में यहाँ पे नहीं रखेगा, क्या उसका रोल नहीं है, नहीं की बात करी गई है, बिकॉज एक्सेप्ट बोला है कि किन अदर चीज़ों पे फोकस करेगा, एक्सेप्ट फ्रॉम दिस। डेवलपिंग आईईपी तो करेगा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम तो बनाएगा ही बनाएगा। एडेप्टिंग करिकुलम को भी अडेप्ट करेगा, क्योंकि वो चाहेंगे ना कि हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स जो हैं वो वही पढ़ाई करें, वैसे ही एजुकेशन उनको मिले जो रेगुलर स्टूडेंट्स को मिलती है। एक्सेसिंग लर्निंग नीड्स को भी समझेगा, बट एक एजुकेटर का काम क्या नहीं है, प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन फॉर ADHD, अगर उनको कोई बीमारी है तो वो ऑफकोर्स मेडिकेशन तो प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि वो एजुकेशन का सेक्टर है, वो स्पेशल एजुकेटर टीचर है वो। सेक्शन सी करते हैं बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ सपोर्ट सर्विसेज चिल्ड्रन यूथ एडल्ट, ठीक है। तो बेसिकली इस सेक्शन सी जो है आपका वो सारा क्वेश्चंस डील कर रहे हैं। अगर आपने मेरी लॉन्ग वीडियो देखी होगी बोर्ड के एग्जाम में तो आपको पता होगा कि मैंने आपको अलग अलग तरीके से बताया था कि गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है बच्चों को, यूथ को और एल्डर कैटेगरी को, मतलब अडल्ट को, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ बच्चों को ही सपोर्ट नहीं करती है, बड़ों को भी सपोर्ट करती हैं। अलग अलग उनकी स्कीम्स होती हैं, जैसे पेंशन स्कीम हो गई, जैसे ओल्ड एज होम्स हो गए, अलग अलग तरीके से सपोर्ट करती हैं। तो अब उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं बच्चों, क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के, अकॉर्डिंग टू द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 ऑफ इंडिया, व्हाट इज द एज ब्रैकेट फॉर यूथ। यूथ क्या होता है, कहते हैं ना यूथ, आपको पता ही होगा, बच्चे जो होते हैं, जब आपकी टीन एज क्रॉस हो जाती है तब आप यूथ कैटेगरी में आ जाते हो, ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द टीन। तो गवर्नमेंट के हिसाब से NYP नेशनल यूथ पॉलिसी के हिसाब से 15 to 29 ईयर्स इज योर यूथ कैटेगरी, 15 से 29 साल तक आपका यूथ कैटेगरी में आता है। What does India's demographic dividend refers to? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, हाई एल्डरली पॉपुलेशन, की एल्डर की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, क्या वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है,
पूछा जा रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल रिजल्टिंग फ्रॉम अ लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है पैसा, और वो एक ऐसा कौन सा एज ग्रुप है, डेमोग्राफिक मतलब ऐसा कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इंडिया को पैसा देता है। तो आपको पता होगा सबसे ज्यादा कौन देता है? यूथ एंड अडल्ट, बेसिकली अडल्ट कैटेगरी एंड यूथ, राइट, एल्डर कैटेगरी। सो तो यहाँ पे वो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। हाई डेथ रेट ये भी नहीं होता, हाई बर्थ रेट ये भी नहीं होता, इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल की बात करी गई है फ्रॉम अ लार्ज वर्किंग एज ग्रुप। जो यूथ है वो क्या आपको डिविडेंड देता है? दैट कम्स अंडर योर डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। द नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS, इसका डायरेक्ट भी आ जाता है, मैं आपको बता दूं NYKS लिख के आएगा और उसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो द नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS फोकसेस ऑन, किन बारों पे फोकस करता है वो? एल्डरली हेल्थ केयर, कि हेल्थ केयर प्रॉपर प्रोवाइड करी जाए। स्पेशलाइज एजुकेशन फॉर टूडलर्स, जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, जो बंदे जॉब करने जाते हैं उनको प्रॉपर कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग, की ऑफिस में कैसे काम करना है वो सिखाया जाए। चैनलाइजिंग द एनर्जी ऑफ रूरल यूथ टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। बेसिकली नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा का मतलब क्या होता है? यूथ, यूथ का एक एज ग्रुप जो कि नेशन को आगे बड़ा कर रहा है, नेशन को बिल्ड कर रहा है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी बी, चैनलाइजिंग द एनर्जी ऑफ रूरल यूथ टूवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। NSS स्टैंड फॉर, NSS क्या मतलब क्या होता है? नेशनल सर्विस स्कीम। यहाँ पे देखो सारे उसने SS वाले दिए हैं, सोशल सर्विस, सर्विस सोसाइटी, नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, नेशनल तो सब में ही है, नेहरू एक जगह पे नेहरू दे दिया, तो ऐसे ही ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्लियर रहो। सर्विस प्रोवाइडर, नेशनल सर्विस स्कीम जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है नेशनली, सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ NSS। क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मोटो ऑफ NSS? अब ये पूछ रहे हैं कि NSS का प्राइमरी मोटो क्या है? ये जो नेशनल सर्विस स्कीम है ये क्या काम करती है? ड्यूटी अनटू डेथ, ये तो कुछ नहीं होता। सर्विस बिफोर सेल्फ, बेसिकली इसकी टैगलाइन क्या है? इसका प्राइमरी मोटो, टैगलाइन होता है ना, तो ये क्या बात करती है? नॉट मी बट यू। क्या मतलब है इसका नेशनल सर्विस स्कीम का? नॉट मी बट यू, ओके। द जुविनाइल, जुविनाइल कैटेगरी होती है बच्चों की कैटेगरी, बच्चों को पता नहीं होता है, स्टूडेंट्स कभी कभार गलती कर देते हैं, जुविनाइल को अडल्ट कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, बट जुविनाइल का मतलब क्या होता है? बच्चों। द जुविनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट डील विद, क्या डील करती है? ओनली चिल्ड्रन हु कमिट क्राइम्स। क्या ये उस कैटेगरी की बात कर रही है उन बच्चों के साथ जो क्राइम करते हैं? क्या ये उस बारे में बात कर रही है? ओनली ऑर्फन, अनाथ बच्चों के बारे में? ओनली स्कूल ड्रॉप आउट, क्या ये स्कूल ड्रॉप आउट के बारे में बात कर रही है? नहीं। अगर आपको याद हो, जुवेनाइल जस्टिस लॉ ये बता रहे हैं कि अगर बच्चा छोटा है, 18 साल से कम है, और वो अगर एक क्राइम कर दे, ठीक है, तो वो क्या होगा? चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जुवेनाइल जस्टिस के दो पार्ट होते हैं। पहला ये कि जो उन बच्चों का लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब उन्होंने कोई क्राइम कर दिया, तो उनको क्या करा जाता है? स्पेशल होम सेंटर में रखा जाता है, जहाँ पे वो अंडर दी रिव्यू रहते हैं, मतलब प्रॉपरली उनको बारे में उनको प्रॉपर देखा जाता है कि ये बच्चे का बिहेवियर क्या है। तो देयर बिहेवियर इज वेरी वेरी फोकस्ड कि क्या उनका बिहेवियर है, कैसे वो कर रहे हैं उनके लिए। तो ऐसे बच्चे जिनका लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट है और ऐसे बच्चे जिनको केयर और प्रोटेक्शन चाहिए, ये दोनों पार्ट क्या होते हैं? जुवेनाइल जस्टिस के। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं बच्चों। What are children? Where are children sent if they are found guilty of an offense under Juvenile Justice Act? तो अगर किसी ने किसी बच्चे से कोई क्राइम हो गया तो उसको जेल, बड़े वाला जेल तो भेजेंगे नहीं, प्रिजन तो भेजेंगे नहीं उसको, तो क्या करेंगे? अडल्ट प्रिजन भेज देंगे? नहीं। ऑब्जर्वेशन होम्स में भेजेंगे? नहीं। वहाँ क्या होते हैं? उनके स्पेशल होम होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल होम होते हैं, एंड उनको बेसिकली इट्स लाइक अ ऑब्जर्वेशन होम ओनली। उनको बहुत ऑब्जर्व किया जाता है, उनके बिहेवियर को बहुत ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। वट आर जुवेनाइल्स केप्ट temporarily while an injury regarding their offense in pending? बेसिकली क्या है? एक ऐसे जुवेनाइल, उनको कुछ टाइम तक कहाँ रखा जाता है? जब तक उनके इंक्वायरी करी जा रही है, सॉरी मैंने इंजरी पढ़ लिया था, इसको इंक्वायरी है, ये इंक्वायरी रिगार्डिंग देयर ऑफेंस, और उनके ऊपर इंक्वायरी करी जा रही है, जब तक उनके ऊपर अभी केस चल रहा है, मान लो कोई उनका केस चल रहा है, तब तक उन्हें ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाता है, ठीक है, कहाँ रखा जाता है। और वैसे उनको देखो, जब उनका केस हो चुका होता है, जब वो गिल्टी हो गए, राइट, अगर उनको गिल्टी बोल दिया गया है कि अब तुमसे, मतलब इनसे ही क्राइम हुआ है, बच्चे से ही गलती हुई है, तो उसको कहाँ पे भेजा जाता है? स्पेशल होम। बट अगर उस पर अभी केस चल रहा है, यू नो व्हेन केस इज ओवर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, उस टाइम पे उन्हें ऑब्जर्वेशन होम्स में रखा जाता है उनके बिहेवियर को चेक करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ SOS चिल्ड्रंस विलेजेस। SOS चिल्ड्रन विलेजेस का मतलब क्या होता है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी इस चैप्टर की तब बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि SOS का मतलब क्या होता है। SOS का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बच्चों को जो एजुकेशन दी जाती है वो बेसिकली यहाँ पे SOS मदर होती है इनकी, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्फन जो होते हैं, ठीक है, जैसे ऑर्फनेज का मतलब क्या हो गया, ऑर्फन हो गए, अबंडन बच्चे हो गए जिनके कोई माता पिता नहीं है, तो ऐसे SOS होम्स बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं जहाँ पे 10-15 बच्चे एक साथ रहते हैं और उनकी एक मदर, मतलब एक उनकी मदर टाइप एक लेडी बना दी जाती है जिसको हम बोलते हैं SOS मदर। वो वहाँ पे उन बच्चों को पढ़ाती है, उनका ध्यान रखती है, उनको एजुकेशन देती है। दैट कम्स अंडर द SOS चिल्ड्रन विलेजेस, ठीक है। तो प्राइमरी कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्यों बनाया जाता है SOS चिल्ड्रन विलेजेस? ये इसलिए बनाया जाता है प्रोवाइडिंग अ फैमिली लाइक इन्वायरमेंट, जहाँ पे इतने अगर 10-12 बच्चे एक साथ रह रहे हैं, राइट, ऑर्फन बच्चे एक साथ रह रहे हैं, तो वहाँ पे एक फैमिली टाइप इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है विद एन SOS मदर। और उनकी क्या है, SOS मदर है, वहाँ पे एक लेडी होती है जो उन सारे ऑर्फन बच्चों का ध्यान रखती है। मूवीज में तो आपने देखा ही होगा ये सब, बट ये उन मूवीज वाली मदर की बात नहीं करी जाती है। SOS मदर बहुत अच्छी होती है और सारे अनाथ बच्चों का बहुत प्यार से ध्यान रखती है। कारा का मतलब क्या है? सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। कारा का यहाँ पे फुल फॉर्म भी आ जाता है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी होती है। फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? बेसिकली मैं आपको बताऊँ, CARA का मेन मकसद यही होता है कि ये ध्यान रखती है कि अगर किसी को बेसिकली क्या कर रहे हो आप, अडॉप्ट करना है, बच्चा अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि हाँ हमें करना है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। और एक किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। होम अफेयर्स में तो आएगा नहीं, हेल्थ में भी नहीं आएगा, एजुकेशन में भी नहीं आएगा, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। वाई इज एल्डरली पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ग्लोबली। ग्लोबल लेवल पे बात करी गई है, तो क्या ऐसा है कि जो एल्डर की पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है? आपको पता होगा कि अब अगर हम देखें तो अब क्या है, हमारे पास ज़्यादा अच्छी मेडिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, राइट, हेल्थ केयर की बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, तो एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर एंड इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। ऑफ कोर्स पॉपुलेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, पॉल्यूशन हो रहा है और इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंसान की कम हो रही है, लाइफ कम हो रही है। बट एट द सेम टाइम आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, मेडिकेशन बढ़ रही हैं। तो इसी रीजन्स की वजह से क्या हो रहा है, एल्डर की पॉपुलेशन अब ग्लोबल लेवल पर बढ़ रही है। Which cognitive disorder is commonly associated with aging and involve severe memory loss? ऐसी कौन सी कॉग्निटिव डिसऑर्डर है जो कि एसोसिएट करी जाती है विद एजिंग के साथ, जहाँ पे एज बढ़ रही है इंसान की, ठीक है, एंड इन्वॉल्व सीवियर मेमोरी लॉस, और उसे मेमोरी लॉस भी हो रहा है, तो क्या उसे डायलेक्सिया कहते हैं? डायलेक्सिया के बारे में मैंने आपको बताया है, वो तब होता है किसी बच्चे को जब उसे पढ़ाई नहीं करी जाती, रीडिंग नहीं होती, स्पेलिंग नहीं होती। ऑटिज्म भी आपको पता है, ADHD भी पता है। तो ये कौन सी बीमारी होती है? दिस इज कॉल्ड एज, वैसे शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो डिमेंटिया बोलते हैं। डिमेंटिया इज अ कंडीशन जहाँ पे एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे एज बढ़ रही है और मेमोरी लॉस होता जा रहा है, राइट, लाइक कहते हैं इसके फेस पे तो बुढ़ापा आ गया, तो दैट एजिंग बेसिकली रिफ्लेक्ट होती है प्लस मेमोरी लॉस, ठीक है। एल्जेमर भी बोलते हैं, एल्जेमर एंड डिमेंशिया। वट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ रिस्पाइट केयर? रिस्पाइट केयर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिस्पाइट केयर फैसिलिटी और डे केयर सेंटर ऑफ एल्डरली। एल्डर के डे केयर सेंटर्स की बात करी गई है और रिस्पाइट केयर की बात करी गई है, तो ये बेसिकली ध्यान रखते हैं टू प्रोवाइड, टू परमानेंटली हाउस द एल्डर नहीं, परमानेंटली एल्डर को हाउस प्रोवाइड नहीं करता, डिस्पाइट केयर की बात है, डे केयर की। डे केयर का मतलब क्या कि सुबह सुबह आप आओ, बात करो, सारे जैसे सारे बूढ़े लोग, एल्डर लोग आपस में इकट्ठे हो गए और आपस में सुबह सुबह बात ही कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे डे केयर सेंटर एल्डर का बनाया जाता है जिसको रिस्पाइट केयर भी बोला जाता है। तो ये काम क्या करता है? टू प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ टू प्राइमरी केयर गिवर्स को प्रॉपर क्या करी जाती है? रिलीफ दिया जाता है, उनको एक प्रॉपर सोशल इन्वायरमेंट दिया जाता है जहाँ पे वो बातचीत करें, अपने फ्रेंड्स बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मेजर सोशल चैलेंज फेस्ड बाय द एल्डरली इन मॉडर्न टाइम्स। आजकल के टाइम में आपको क्या लगता है कि ये जो क्या सोशल चैलेंज फेस हो रहा है एल्डर लोगों को, बड़े लोगों को क्या सोशल चैलेंज फेस हो रहा है? टू मच फिजिकल स्ट्रेंथ, क्या उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है? नो, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। ओवर एम्प्लॉयमेंट, क्या वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड है? ये भी तो है ही नहीं इंडिया में। ये तो लैक ऑफ फ्री टाइम, उनके पास फ्री टाइम नहीं है, उनके पास फ्री टाइम नहीं है। मेजर सोशल प्रॉब्लम क्या हो रही है? द ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम लीडिंग टू आइसोलेशन। पहले क्या होता था, जब एल्डर कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे
दादाजी हो गए, दादी जी हो गई, नाना जी हो गए, नानी जी हो गई, कितनी देर ही हम उनके पास जाके बैठते हैं, नहीं बैठते। तो वो जो जॉइंट फैमिली पहले होती थी, पहले की बात अलग होती थी, जब जॉइंट फैमिली होती थी सब मिलजुल के बात करें, आजकल सब अपने फ़ोन में लगे। तो वो जो अकेलापन है, और जो हमारे दादा दादी हैं वो क्या है, वो आज फ़ोन चलाते हैं, उतना नहीं चलाते हैं, कुछ के चलाते होंगे बट उतना अभी भी नहीं चलाते, राइट। तो वो जो अकेलापन है वो इंसान को खा जाता है, तभी इसीलिए रिस्पाइट केयर और डे केयर बनाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है। मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स और NYKS को मैचिंग करना है यूथ और एल्डरली से। मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स जो है वो आपका एल्डर कैटेगरी के लिए होती है ऑफकोर्स, और ये जो है आपका ये यूथ केंद्र स्कूल, तो ये तो केंद्र एजुकेशन की बात करी गई है, तो ये यूथ के लिए। आप देखो कभी कभार अगर अटक जाओ ना मैचिंग में, तो कोई एक भी मैच हो गया तो दूसरा तो खुद ही मैच कर लोगे, राइट। तो ऑप्शंस में ही आपको जाना होता है। तो ये क्या कह रहा है कि वो मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स किसके लिए होती हैं, एल्डर कैटेगरी के लिए होती हैं, ठीक है। और जो आपका केंद्र का ये एजुकेशन सिस्टम है वो किसके लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं जल्दी से। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मुझे एसर्शन रीजन में बड़ा मजा आता है करने में। एसर्शन क्या कह रहा है, इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग की बात करिए, मतलब एक जनरेशन की दूसरी जनरेशन के साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है। रीजन, द एल्डरली पास ऑन विजडम एंड द यूथ प्रोवाइड कंपेनियनशिप एंड टेक सपोर्ट। तो क्या कह रहा है, क्यों ये बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एल्डर बंदा होता है वो क्या प्रोवाइड कर सकता है आपको, विजडम, आगे का रास्ता दिखा सकता है। अभी मैं आपसे अगर बड़ी हूँ तो मैं आपको ये तो बताऊंगी बच्चे ऐसे करके पढ़ाई कर लो, ऐसे करके पढ़ाई कर लो, तो विजडम प्रोवाइड करेगा। बट यूथ क्या प्रोवाइड करेगी, कंपेनियनशिप, उनको फ्रेंडशिप, उनके साथ बॉन्ड बनाएगी। टेक सपोर्ट, अगर उन्हें कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं आता तो उनके साथ टेक्निकल सपोर्ट रखेगी। अच्छा मोबाइल नहीं आता, मैं सिखा देती हूँ, कॉल करना नहीं आता, मैं बता देती हूँ, मैं अपनी दादी के साथ यही करती हूँ। तो ये बॉन्डिंग क्या है, ये बॉन्डिंग क्या है, बेसिकली एल्डर हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, विजडम, और हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, टेक सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स प्राइमरीली इंस्टिल्स विच क्वालिटीज इन यूथ। NCC क्या क्वालिटीज़ के बारे में ध्यान रखता है, जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है वो ध्यान रखता है बच्चे के करेक्टर के बारे में, कि यूथ का करेक्टर कैसा है, क्या वो डिसिप्लिन है या नहीं है, एंड सेकुलर आउटलुक। फाइनेंशियली अकाउंटिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है, एग्रीकल्चर स्किल से भी कोई लेना देना नहीं है, कैडेट कॉर्प्स का लेना, और सर्जिकल स्किल से भी, मेडिकल से भी नहीं है। ये बेसिकली इंसान की, जैसे आपने आर्मी वगैरह में देखा है ना बच्चे जाते हैं, तो उनका करेक्टर, उनका डिसिप्लिन, उनकी सेकुलरिज्म के ऊपर फोकस करता है, तभी इसका नाम है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ओहो लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, बड़ी जल्दी करवा दिया इस बार। 50th क्वेश्चन करते हैं। विच इज कोर स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन मैनेजिंग सपोर्ट सर्विसेज। क्या कोर स्किल है जो कि रिक्वायर होती है एक बंदे के मैनेज करने में, सपोर्ट सर्विसेज देने में, इंस्टीट्यूशंस में। एबिलिटी टू आइसोलेट पीपल, लोगों को आइसोलेट कर देना। स्ट्रिक्ट ऑथराइजेशन बिहेवियर, नहीं। एक कोर स्किल जो कि बंदा मैनेज करेगा इज मैनेजमेंट स्किल, किसके अंदर होती है, जिसके अंदर एक्सीलेंट क्या हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हो, फाइनेंशियल स्किल हो और इंटरपर्सनल स्किल हो। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स मतलब वो प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर रहा है, राइट। जैसे आप MBA बोलते हो, क्यों MBA होता है, क्योंकि वो सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक्सीलेंट क्या होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को चलाना और फाइनेंशियली देखना, प्लस इंटरपर्सनल स्किल्स पे भी काम करना। तो आंसर B विल बी करेक्ट। आई होप यू लव दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक द वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स जो अभी CUT होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं। चेक आपसे कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, सारे हो पा रहे हैं। डू कमेंट डाउन येस, एंड बी रेडी फॉर यूनिट 4। डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर यूनिट 4। बाय बाय।